दोस्तों ये कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो मैंने 2019 में रिकॉर्ड की थी। बहुत सारे बड़े-बड़े ऑफिसर्स को होस्ट किया, उनसे उनकी कहानी सुनी, उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में जाना, यूपीएससी एग्जाम के अराउंड का माइंडसेट समझा, सीखा। 2023 में भी और आज भी ये वीडियोस उतनी ही रिलेवेंट है। इन वीडियोस को आप देखिए, इनसे सीखिए, इनसे समझिए और यूपीएससी एग्जाम के लिए अपने आप को बेटर प्रिपेयर कीजिए। ऑडियो थोड़ा शायद 19-20 होगा, लेकिन जो कंटेंट आपको इन वीडियोस में मिलेगा वो बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत ही हाई वैल्यू है। थैंक यू। आज मैं जिनकी कहानी आपको सुनाने वाला हूँ वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 2 बार आईएएस क्रैक किया। वो क्या वजह थी कि एक बार पहली बार में क्रैक करने के बावजूद इन्हें दूसरी बार फिर से एग्जाम लिखना पड़ा, ये हम जानेंगे आज उनसे, उन्हीं की जुबानी। प्लीज वेलकम विद मी आईएएस अनुज प्रताप सिंह। हाय अनुज, वेलकम टू द। थैंक यू मैक्शु। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज प्रताप सिंह है। आई हैव बीन एलोकेटेड आईएएस फ्रॉम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2018। इससे पहले मैंने अपनी इंजीनियरिंग आईटी गुवाहाटी से 2014 में कंप्लीट की। मैं मूल रूप से झांसी, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। अमेजिंग। सो अनुज, आपके बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो मुझे ये चीज़ समझ आई कि you have written UPSC exam like not just once or twice, but your journey started somewhere in 2015. Right. So एक बार अगर आप मुझे और हमारे दर्शकों को ये समझा पाएं कि किस तरीके का ये सफ़र शुरू हुआ और किस तरीके का ये सफ़र आज तक रह चुका है। तो सिविल सर्विस 2015 से 18 तक का सफ़र मैं आपको बताऊंगा। इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2016 इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू। कुछ मार्क्स से मेरा फाइनल लिस्ट में नाम रह गया, बट इस समय तक मेरे को ये कॉन्फिडेंस हो गया था कि अगली बार जब मैं इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर करूँगा तो मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा। सो अगेन आई अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू इन 2017 एंड 18, बट उसके पहले there is one date that demarcates my journey into 2 segments. Okay. So that date is 28th March 2018. Okay. Before this date, there were certain adjectives with which I was not well aware of. Okay. Now those adjectives were fear, frustration, anxiety and whatnot. But 28th March को my result for UPSC Civil Service Examination 2017 stood cancelled. And the reason was that I had filled my date of birth as 31st March 1991 instead of 30th March 1991. So this cancellation shook me from the core, because हम जो serious aspirants होते हैं, जो UPSC की तैयारी करते हैं, we have a lot at stake with this examination. Now जब वो cancellation हुआ तो it was like this is the end of the world for me. So इस एक तारीख के हेर फेर में एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए ओवरनाइट बदल चुकी थी। Right. So once you like got this letter with you, एक लेटर आपके हाथ में था, इसके बाद what were your options? आपने क्या किया, किस तरीके से चीज़ें फिर बदली इसके बाद? देखिए, मेरे पास बेसिकली 2 ऑप्शंस थे। ऑप्शन 1 तो ये था कि यार मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ कि मेरा कैंडिडेट कैंसिल हो चुका है। ओके। ऑप्शन 2 मेरे पास ये था कि मैं इसको फाइट आउट करूँ। राइट। तो जो मेरा सपोर्ट सिस्टम था पूरा, दे टोल्ड मी दैट इट इज़ समथिंग विच इज सपोज टू फाइट आउट, क्योंकि वी कैन गो टू द कोर्ट्स। तो इवेंचुअली आई वेंट टू द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल में जब मैं गया तो उस समय मेरे पास करीब 1 हफ्ता था जब मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था। ऑलराइट। तो ऑप्शंस हमको पता नहीं थे कि क्या करना है। ये ऑप्शन हम लोगों ने चूज़ किया। उसके बाद ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया कि आई कैन एटलीस्ट अपीयर फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन द इंटरिम ऑर्डर। राइट। सो माई इंटरव्यू वॉज शेड्यूल्ड ऑन 9th अप्रैल एंड आई गॉट दिस ऑर्डर ऑन 6th अप्रैल। तो इंटरव्यू एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स मेंटली कि हम एक बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड में हों और अपने इंटरव्यू में अपीयर करें। बट 10 दिन पहले मेरा कैंडिडेट कैंसिल हो चुका था। सो आई वॉज ऑल इन हरी कि यार क्या करें, बट इन द एंड आई अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू। ओके। सो आई अपीयर्ड, बट all this while this entire process was sub judice. 4-5 हियरिंग्स कुछ कैट में हुई। उसके बाद कैट का फाइनल जो ऑर्डर आया that went against me. Okay. तो So what I understand here is कि आपको इंटरव्यू देने का ऑर्डर कैट ने दिया, right. बट समवेयर इन जुलाई 2018 आपको एक फाइनल कैट का ऑर्डर मिला कि इट हैज़ बीन कैंसल्ड, Right. इट वेंट अगेंस्ट यू। Right. बट इससे पहले ही आप 2018 का प्रीलिम्स लिख चुके थे। Yes, yes. What was the motivation behind writing this prelims again? I mean, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो एक ऐसा एग्जामिनेशन था जिसको क्रैक करना ही था इवेंचुअली। जी।
तो 2018 का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन था दैट वाज ऑलवेज अ बैकअप फॉर मी. आई हैपन टू नो कि यार 2017 में तो ये एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर रखा है, बट क्योंकि मेरा रिजल्ट उस समय तक आया नहीं था, तो आई वॉज इन अ पोजिशन वेयर आई हैड टू एक्सप्लोर मैक्सिमम ऑप्शंस पॉसिबल. इंटरेस्टिंग. ओके. सो अनुज, आपने जैसा कि जो भी चीज़ें मुझे समझ आई उसमें ये बनता है कि बाय द टाइम कैट्स जजमेंट केम इन नॉट इन योर फेवर, आप प्री 2018 में फिर से क्लियर कर चुके थे. इसके बाद फिर क्या हुआ आफ्टर यू रियलाइज कि हाँ अब प्री क्लियर हो चुका है और कैट का जजमेंट भी मेरे फेवर में नहीं है? इसके बाद एक्चुअली हमारे पास एक लीगल रूट था कि हम इस जजमेंट को हाई कोर्ट में अपील करें. तो फाइट आउट तो इस केस को करना ही था हमें एनी हाउ. तो वी डिड अपील, वी फाइल अ रिट इन द हाई कोर्ट एंड इवेंचुअली आफ्टर 3 or 4 hearings in the high court, the result and the judgment of high court went into our favor, luckily. So after that I thought कि after all this mental, physical, emotional and financial agony that I was suffering, I will ultimately get my result and eventually the appointment as well. But फिर इसके बाद 28 सितंबर को ही मेरा मेंस भी शेड्यूल था. तो आई वॉज इन अ डिलेमा कि यार इसको करें उसको करें किसको करें, मतलब क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि इस समय तक हमको ये रियलाइजेशन हो चुका था कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि द अपोजिशन पार्टी माइट एज वेल अपील इट इन द सुप्रीम कोर्ट. ओके. यस. तो अब ये 20 या 22 दिन का जो समय था, इसमें 2 चीज़ें थी. एक तो मेंस के लिए तैयारी करनी है, जो कि मैंने अभी तक इतने अच्छे से नहीं की थी, थिंकिंग कि आई वुड इवेंचुअली गेट द 2017 one that I was supposed to. या दूसरा, I would study for the mains of civil service examination 2018. बट अब जब सुप्रीम कोर्ट गए तो फिर इवेंचुअली मेरे को इस चीज़ को फाइट करना पड़ा, एग्ज़ाम लिखना पड़ा. तो ये 20-25 दिन का जो मेरे पास टाइम था, जिसमें मेरे को अचानक से तेज़ बुखार भी हो गया. तो अब इस फेज़ में मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि यार मैं इस एग्ज़ाम को लिखूं या फिर मैं छोड़ दूं इन परिस्थितियों के चलते. बट मैंने सोचा कि यार फाइट तो करना है, जब तक मेरे पास मेरा शरीर है तब तक मैं एग्ज़ाम लिखूंगा. किसी भी हालत में लिखूंगा. तो अल्टीमेटली आई हैपन टू राइट द सिविल सर्विसेज 2018 मेंस एग्जामिनेशन and eventually at the same point of time later on I was also fighting this case in the Supreme Court of India. Okay. So when you wrote the exam, I guess in September or by the first week of October, right. आप अपने I guess you were free in probably by first week of October, and जहाँ तक मैंने आपके बारे में पढ़ा, जनवरी में you got your mains result. So between September and January, what was happening to this legal course? What was happening to this entire process in parallel? During this phase, I was fighting Tariq pe Tariq in Supreme Court. Okay. So this went on almost to three hearings in the Supreme Court, and ultimately in the final hearing, I got an order from Supreme Court that directed the authorities to declare my result. Wow. Okay. And so ultimately my result was declared on 11th of February 2019. Okay. And I happened to clear the examination there. Okay. And in order of merit, I was getting IAS there also. Okay. But similarly, my interview for Civil Service Examination 2018 was also scheduled. So 11th was my result, and the next on 9th of March or on 7th of March to be more precise was my interview scheduled. तो इस 20 दिन के समय में मेरे को सोचना था कि यार कि मैं अब इंटरव्यू दूँ या ना दूँ. बट क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस था और मेरे को बस 20 दिन और एक्स्ट्रा पढ़ना था और मेहनत करनी थी, तो आई डिसाइडेड टू टेक अ शॉट एट दिस एग्जाम. सो इवेंचुअली आई अपीयर्ड फॉर द 2018 इंटरव्यू एज वेल, एंड अल्टीमेटली ऑन 5th of April my result was declared, and I happened to clear this examination again. Okay. And in order of merit, I would have again gotten into IAS. Amazing. I can only imagine the kind of mental trauma it would have put on you, your family as well. Right. And आपने अपनी कहानी में भी अभी समझाया कि किस तरीके से आप उन सब चीज़ों से जूझ रहे थे, किस तरीके से आप अपने समय में आगे बढ़ते जा रहे थे. Right. But all this while, how was your family reacting to it? किस तरीके से वो सभी एक सपोर्ट सिस्टम की तरह आपके साथ I'm sure रहे होंगे. Right. But if you could help us with a little story of how your parents were around, how your probably siblings were doing around. See, my family stood with me during all this time of turbulence. Okay. And they stood strongly at my side.
My father used to come every now and then from Jhansi to Delhi just to do the court works and do the documentation and other stuff related. Right. तो इस बीच वो कम से कम 30 या 40 बार झांसी से दिल्ली आए और ही इज़ अ रिटायर्ड ऑफिसर ही तो बार बार आना उनके लिए भी काफ़ी टफ था। तो कई बार ऐसा होता था कि जब हम लोग एक रूम में होते थे बट ईच नाइट हर दिन मेरे को नाइटमेयर्स आते थे क्योंकि मेरा जो पूरा करियर था जिसके लिए आई हैव ड्रीम्ड राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड वो थोड़ा डगमगाया हुआ था। मेरे घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि यार क्या होगा। कई बार रात को 2 बजे रात को 3 बजे मैं और पापा उठ के डिस्कस करने लगते थे अचानक से कि यार ये सेंटेंस जो है ये हम अपनी रिट में फाइल कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं। तो वो एक भी नींद ऐसी नहीं हुई होगी मेरी जब मैंने सपने में ये चीज़ देखी ना हो कि यार सामने जज मेरे बैठे हैं और एक अनसर्टेनिटी वाला एलिमेंट उसमें अटैच्ड है और मेरा जो करियर है वो दाव पे लगा हुआ है। तो इस तरह का जो फियर था, जो एग्नी थी, वो मेरे साथ चल रही थी। सो अनुज, इन सभी चीज़ों को कहने सुनने के बाद, समझने के बाद, अगर मैं आपसे एक दरख्वास्त करूं कि मान लीजिए कोई और एस्पिरेंट अगर सिमिलर फेज में आता है, हालांकि हम लोग दुआ करेंगे कि ऐसा किसी के साथ ना हो, पर खुदा ना खास्ता अगर कोई इस जगह पहुंच गया तो इफ़ आई एम देयर, लेट्स से, व्हाट आर माय ऑप्शंस, किन किन चीज़ों को मुझे ध्यान में रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ? देखिए, इस एग्ज़ामिनेशन के लिए हार्डवर्क और मेहनत और नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट अल्टीमेटली जो कि ना ही बस इस एग्ज़ाम में बल्कि हर जगह जो चीज़ मैटर करती है वो होता है आपका एटीट्यूड। आपका दिमाग आपसे कोई भी चीज़ करवा सकता है। तो वी एज ह्यूमन बीइंग्स डोंट नो आवर कैपेसिटी until we are forced to realize it. तो आई गेस कि हमेशा जब भी कोई भी हादसा आपकी लाइफ में हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग ज़्यादातर टाइम इस चीज़ में ना गंवाएं कि यार ऐसा हमारे साथ कैसे हो गया, इस बात को लेके हम बहुत ज़्यादा दुखी ना हो, बहुत ज़्यादा फियर और एंग्जाइटी वगैरह में ना जाएं। तो कई बार जब हादसा होता है तो लोग अपनी 70% एफिशिएंसी से वर्क करते हैं, बल्कि जब आपके साथ हादसा कोई भी हो, बहुत तरह के हादसे हो सकते हैं आपके साथ, तो उस हादसे के समय यू हैव टू वर्क विद 200% ऑफ योर एफिशिएंसी, आई बिलीव। क्योंकि वहाँ पे आपको और मजबूत होना पड़ता है, क्योंकि जो रास्ता है वो कभी भी आपके अगेंस्ट जा सकता है। और बाकी रहा सवाल कि आपको कोर्ट्स में अप्रोच करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आई बिलीव दैट एनीथिंग विच इज़ एज पर लॉ इज़ कम्प्लीटली जस्टिफाइड, एंड इफ़ यू बिलीव दैट इनजस्टिस इज़ बीइंग डन अनटू यू, तो आप कोर्ट्स को रीच कर सकते हैं। Anuj, it was really amazing sitting next to you, listening to your story and learning a lot of things. क्योंकि शायद ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा यूपीएससी के कि किसी इंसान ने, किसी एस्पिरेंट ने लगातार 2 बार उस एग्ज़ाम को क्रैक कर दिया विद द सिमिलर नोशन ऑफ गेटिंग इनटू आईएएस। इसी के साथ साथ इट वाज अ ग्रेट लर्निंग टू नो दैट अगर किसी तरीके से चीज़ें आपके अगेंस्ट जाती हैं, हाउ यू कैन टर्न टू द कोर्ट। आई एम रियली थैंकफुल एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई है। ऐसी ही और बहुत सारी वीडियोस के लिए एंड टू गेन एन एज इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन @CSEY को सब्सक्राइब कीजिए।